हेलो, नमस्कार। उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और हम लोग लेकर के आए थे आप लोगों के लिए इस एग्रीकल्चर की एग्जाम के अंदर सफलता के लिए विभिन्न जो सब्जेक्ट है उनके सेशन। और उसी सेशन के अंदर हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान भूगोल। और इस राजस्थान भूगोल को हम लोग MCQ के माध्यम से पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग राजस्थान के सामान्य परिचय को पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को समझने की कोशिश की थी MCQ के माध्यम से। और हर एक बिंदु को वहां पर हम लोगों ने टच किया था। और अब आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु। जी हाँ, राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इस राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जो है ये किन किन ने किया और कितने भागों में किया और कौन कौन से भाग हैं और क्या खास बात आती है वहां की, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब सेशन होगा खास आपके हर एग्जाम के लिए, क्योंकि जलवायु का टॉपिक हर एग्जाम में आता है। तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। जी, आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना कहलाता। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें चारों ऑप्शनों का एनालिसिस तो यहाँ पे करना, तब जाकर के मजा आएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना ऑप्शन आता है जिसका नाम है वायुदाब। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वायुदाब क्या है मेरे गुलगुलो। याद रखना, वायुदाब का मतलब है कि पृथ्वी पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब। याद रखना, वायुदाब का मतलब है पृथ्वी पर पड़ने वाला, जी हाँ, पड़ने वाला जो वायुमंडलीय दाब होता है, पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु दाब कहा जाता है। इसके साथ साथ इसी वायु दाब में एक खास बात और है कि वायु दाब और तापमान कह दो, चाहे हम ऐसे कहें कि तापमान और वायु दाब में, जी हाँ, अरे कहाँ रह गया भाई, जी हाँ, एक हम बात करें कि तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। जी हाँ, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना कि तापमान और वायु दाब में संबंध कैसा, विपरीत। अर्थात जहां पे तापमान ज्यादा वहां पे वायु दाब कम, और जहां पे तापमान कम वहां पे वायु दाब ज्यादा। मतलब इसको हम राजस्थान की ज्योग्राफी से समझें तो बेटा, ग्रीष्म काल के अंदर राजस्थान में तापमान ज्यादा होता है तो वायु दाब होगा कम, और शीतकाल में राजस्थान में तापमान कम तो वायु दाब होगा ज्यादा। ये भी समझ लो, यदि हम ग्रीष्म काल के अंदर पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ग्रीष्म काल में पश्चिमी राजस्थान न्यून वायुदाब का केंद्र होगा, और शीतकाल में सबसे कम तापमान कहां, पश्चिमी राजस्थान में। तो शीतकाल में भी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक या उच्च वायुदाब का केंद्र क्या होता है, पश्चिमी मरुस्थल। ये फैक्टर जो है ना एग्जाम में सीधे कथनात्मक रूप से पूछे जाते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है मानसून। गुरुजी, इस मानसून का मतलब क्या, मानसून का मतलब होता है, हम बात करें तो इसका मतलब आता है मेरे गुलगुलो, हवाओं के साथ, जी हाँ, हवाओं के साथ तापमान में बदलाव, हवाओं के साथ तापमान में बदलाव एवं में बदलाव होना और वर्षा का होना, और वर्षा का होना, जी हाँ, वर्षा का होना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपने मानसून। गुरुजी, इसका मतलब थोड़ा सा समझा दो, समझो मेरे गुलगुलो। ये अपना है भारत, ये अपना है भारत, और इस भारत के अंदर हम देखें तो यहां पर जो है, यहां पर ग्रीष्म काल के अंदर सामान्यतः जो हवाएं चलती हैं, ग्रीष्म काल की बात करें, गर्मियों के मौसम की बात करें, गर्मी की, तो ये सामान्यतः पश्चिम से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से अपने यहाँ पे तापमान हो जाता है ज्यादा। और इसके विपरीत मेरे बच्चों, यदि शीतकाल की बात करें तो हवाएं इधर हिमालय पर्वतमाला से आती हैं, सर्दी से आती हैं हवाएं, और उसकी वजह से आने से तापमान हो जाता है कम। इसका मतलब देखो, हवाएं इधर तो तापमान ज्यादा, हवाएं इधर तो तापमान कम, अर्थात हवाओं की दिशा के साथ तापमान में हो गया बदलाव। और जो हवाओं की दिशा के साथ तापमान में बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मानसून। और प्रश्न भी यही था कि हवाओं के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना क्या कहलाता, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, मानसून। सही जवाब है। चलो गुरुजी, यहाँ पे एक शब्द और है, जलवायु। जलवायु का मतलब होता है मेरे बच्चों की किसी स्थान की, जी हाँ, स्थान की, हम किसी भी क्षेत्र की बात कर सकते हैं। ऐसे कह सकता हूं कि किसी भी क्षेत्र की, जी हाँ, किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि की, जी हाँ, लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशाएं, अवधि की
मौसमी दशाएं कह सकते हैं। मौसमी जो दशाएं होती हैं उन दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लंबे समय 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की बात करें कि औसतन यहाँ पे मौसम कैसा रहता है, तो माइंड में आता है कि सर बारिश तो कम होती है और तापमान होता है ज़्यादा, तो कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु शुष्क और उष्ण, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा तो उष्ण और बारिश कम होती है तो शुष्क। और ऋतु की बात करें मेरे गुलगुलो, इसका मतलब होता है कि किसी स्थान की, जी हाँ, किसी स्थान की 3 से 4 माह की, 3 से 4 माह की अवधि की, 3 से 4 माह की अवधि की मौसमी जो दशाएं होती हैं, मौसमी दशाएं जो होती हैं उन दशाओं को क्या कहा जाता है? ऋतु कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलें आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे बेटा, यूट्यूब पे तो चलता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, पौनों के चलने का सही क्रम आता है। यहां से देखें तो एक शब्द आता है जिसका नाम है पौने, और पौनों के साथ एक ही चीज आती है कि सर ये किधर से किधर चलती है, मतलब इनका बहाव जो है ये बहाव किधर होता है, तो इनका बहाव हमेशा उच्च वायुदाब से, इनका भाव हमेशा उच्च वायुदाब से होगा। और किधर होता है मेरे गुरुकुलो? ये होता है अपने न्यून वायुदाब की ओर, न्यून वायुदाब की ओर होता है। तो यहां से पवनों के चलने का सही क्रम उच्च वायुदाब से किधर हो जाएगा? आपके न्यून वायुदाब की ओर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। एकदम सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। अब इस प्रश्न को देखो, यहां से ये अपना राजस्थान का एक मैप है। इस मैप में थोड़ा सा मामला फलोदी का पेचीदा है। कई जगह कहते हैं कि सर फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगती है, और कोई कहता है नहीं लगती। तो मैंने दोनों से ऑप्शन दे दिए कि हाँ भाई, हाँ या ना। अब एग्जैक्ट तो सरकार भी नहीं बता पा रही, अपन भी कहां से बताएंगे। अब इस प्रश्न की बात करें, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर कुछ वर्षा रेखाएं हैं। समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा का मतलब ऐसी वर्षा रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं। और उसी की बात करें तो सबसे पहले यहां से देखो कि अपने सामान्यतः इस झुंझुनू और नीमका थाना के बीच से होते हुए सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, पाली और इस सिरोही के पास से होती हुई इस प्रकार से एक वर्षा रेखा गुजरती है। और ये वर्षा रेखा आती है अपने 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जी हाँ, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है इसको हम लोग बोलेंगे। और यही इसी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर जो पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं, पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? अरे इसको बोला जाता है अपना पश्चिमी मरुस्थल मेरे गुलगुलों। और ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है इसकी बात करें, इसके अंदर इधर अनूपगढ़ से चलेंगे, कुछ हिस्सा अनूपगढ़ का भी आएगा, बीकानेर का भी आ जाएगा, उसके बाद आपके फलोदी का भी आ जाएगा, जैसलमेर, और कुछ हिस्सा बाड़मेर का भी आ जाएगा। इस प्रकार से जोधपुर ग्रामीण इससे लगभग हम लोग दूर रखेंगे, बालोतरा को भी दूर रखेंगे, बाड़मेर का जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा फलोदी हम लोग इधर जरूर लेकर के आएंगे। और ये अपनी है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जी हाँ, ये हो गई अपनी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और मेरे बच्चों यहां से बात करें, ये जो इधर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है महान या रेतीला, या इसे कहा जाता है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और इसे कहा जाता है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसकी बात यहां पर आ जाएगी। अब प्रश्न देखो क्या था, फिर समझ में आएगा। प्रश्न यहां से है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये बांटती है क्या? नहीं भाई। 25 सेंटीमीटर की बात करें, इसके साथ याद रखना ये क्या करती है, तो यहां से 25 सेंटीमीटर ने क्या किया, इसने पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा। इसका मतलब है 25 सेंटीमीटर के साथ तो आप क्या लिखोगे जी, ये लिखोगे पश्चिमी मरुस्थल को। जी हां, ये क्या करती है? पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। जी हां, ये यहां से आता है। और अगला आता है 50 सेंटीमीटर, और इस 50 सेंटीमीटर में देखोगे
तो ये क्या कर रहा है भाई, ये लगभग लगभग राजस्थान को 2 भागों में बांट रहा है। इसका मतलब इसके साथ मेरे बच्चों आपको लिखना है, ये क्या काम करती है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो अपना प्रश्न तो यही था कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा। और कई बार मेरे गुलगुलू क्या करते हैं कि 50 सेंटीमीटर न दे करके इसके स्थान पर एक शब्दावली और आ सकती है, और वो आ सकती है 500 mm। गुरुजी 500 mm क्यों आई, तो बेटा याद रखना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होती हैं। तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितनी हो जाएंगी, 50 इंटू 10 बराबर 500 mm। और मुझे याद आ रहा है एक बार राजस्थान के अंदर स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में ये प्रश्न आया भी था। वहां पे 50 सेंटीमीटर दिया ही नहीं, उन्होंने दे दिया 500 mm और मामला फंस गया यहाँ से। तो जरूरी नहीं कि जैसा हम लोग पढ़ रहे वैसा ही आए, हाँ आएगा वही, बस उसकी शब्दावली, उसके शब्दों में हेर फेर यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, चले आगे। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट यहां से आता है अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तापांतर क्या होता है। सबसे पहले तो मेरे गुलगुलो ये तो पता होना चाहिए ना, तापांतर क्या है। तापांतर का मतलब है कि किसी स्थान पर, जी हाँ किसी स्थान पर एक दिन का, जी हाँ किसी स्थान पर एक दिन, तो क्या बोलूं, किसी स्थान पर अधिकतम, किसी स्थान पर अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर। न्यूनतम जो तापमान होता है, इस तापमान में जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, तापांतर। अब गुरुजी किसी स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम कब का, अरे उसकी भी चर्चा कर लेंगे, क्यों डर रहे हो भाई। यहां पर यदि आ जाए एक दिन का, तो एक दिन का आ जाएगा तो उसको बोलेंगे दैनिक तापांतर। अर्थात एक दिन किसी स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो अंतर होगा उसको क्या बोलेंगे, दैनिक तापांतर। इसको बाय एग्जांपल समझो, जैसे एक दिन की बात करें, जैसे हम बात करें अपने जोधपुर की, कि इस जोधपुर के अंदर आज तारीख है 2 नवंबर, इस 2 नवंबर की बात करें, इस 2 नवंबर को यदि मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया है, ये गया है 37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो गया, ये गया 18 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे गुलगुलो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस जो आ जाएगा, डिफरेंसेस की बात करें, ये आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस। अर्थात यही क्या होगा, दैनिक तापांतर। पर्सन ये एक यहां से आता है। यदि एक दिन की बात हो गई, यदि एक वर्ष की बात की जाए तो मेरे बच्चों इसे कहा जाता है वार्षिक तापांतर। और वार्षिक तापांतर का मतलब है कि पूरे वर्ष का ताप का योग किया जाता है, अधिकतम और न्यूनतम का, फिर डिफरेंसेस जो आता है उसको कहते हैं वार्षिक तापांतर। अब इस पर्सन को समझो कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर जो है ये कहां पाया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। तो यहां से प्रश्न हो गया, यदि दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर, तो राजस्थान में ये दैनिक सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है ये कहां पर है, तो मेरे गुलगुलो याद रखना ये चूरू के अंदर है। और ऐसा पूछा जाए कि कारण क्या है, तो कारण यहां हो जाएगा कि यहां पे सर्दी भी अधिक है, यहां पे सर्दी एवं गर्मी दोनों ही क्या होती हैं, अधिक होते हैं। तो सर्दियां अधिक होने पर न्यूनतम ज्यादा हो जाता है और गर्मियां अधिक होने पर अधिकतम ज्यादा होता है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला कौन सा है, चूरू। और जो गर्म और ठंडा जो होगा वहीं पर पूरे साल का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा पाया जाएगा। आगे देखो, फिर यहां से जब दैनिक तापांतर की भी चर्चा कर लें, तो मेरे गुरु दैनिक तापांतर पूछा जाए कि ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर है, तो ये आता है अपना जैसलमेर के अंदर। ये कहां पर है, जैसलमेर में। गुरुजी ऐसे कैसे, तो बेटा जैसलमेर की बात करें, यहां पर गर्मियों के अंदर भी रातें ठंडी होती हैं। गर्मियों के अंदर याद रखना, इस जैसलमेर की कहानी लिखता हूं। जैसलमेर की बात करें कि यहां पर गर्मी में भी रात जो है ठंडी होती है, गर्मी के अंदर भी रात ठंडी होती है। इसका मतलब है गर्मी में रात ठंडी होती है, अर्थात यहाँ पे गर्मी के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो तो चला गया 50 पे, और गर्मी में जो मिनिमम टेम्परेचर जिस दिन का है ना, रात के समय वो आ गया लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे लगभग 20 डिग्री का अंतर आता है। बाकी किसी भी जिले में 20 का अंतर नहीं आता। बाकी दिन में 50 है तो रात को ज्यादा से ज्यादा 40 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए सर्वाधिक वार्षिक तापांतर तो चूरू के अंदर, और मेरे गुलगुलो सर्वाधिक दैनिक तापांतर तो जैसलमेर में। एक प्रश्न और आता है यहीं से, एक प्रश्न और आता है कि बताओ, इसका मतलब है कि जैसलमेर में गर्मी में भी रात ठंडी, तो कारण क्या है कि जैसलमेर के अंदर गर्मियों में रात ठंडी होने का कारण क्या है? तो कारण यहां से आता है कि कारण मेरे गुलगुलो यहां पर आता है कि आसमान का साफ होना। ये चीज याद रखना कि आसमान का साफ होना, जी हां, आसमान का साफ होना, आसमान का साफ होना, जिसकी वजह से इस जैसलमेर के अंदर रात, गर्मियों में भी रात ठंडी हो जाती है। सर ऐसे कैसे? ऐसे रात का आसमान का साफ होने का मतलब क्या है? बेटा सुनो, क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूं, आपके माइंड में आए कि बताओ दिन गर्म और रात ठंडे क्यों होते हैं? ऐसा प्रश्न आ सकता है ना कि सर दिन की बात करें, ये दिन तो क्या होते हैं? गर्म, चाहे गर्मियों में भी देख लो चाहे सर्दियों में देख लो, रात के सापेक्ष गर्म होंगे। और रात जो होती है सर ये ठंडी होती है, दिन के मुकाबले रात क्या होती है? ठंडी। ऐसा क्यों? तो बेटा रात के समय की बात करें, रात के समय अपनी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक विधि चलती है जिसका नाम है संवहनीय विधि, और इस संवहनीय विधि से पृथ्वी का तापहास होता है। संवहनीय विधि क्या होती है? तो बेटा सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर जो गैस पाई जाती है ना, ये जो हवाएं पाई जाती हैं या पवनें जो पाई जाती हैं, ये धरातल के ताप से गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ऊपर जाती हैं। याद रखना, हवा जब गर्म होती है तो हल्की होती है और जब ठंडी होती है तो भारी। तो हवा दिन के रात के समय पृथ्वी के धरातल से गर्म होकर के ऊपर उठेगी क्योंकि हल्की हुई, और ऊपर जाने के बाद वो अपना ताप छोड़ देती है, फिर वापस नीचे आती है, फिर ताप को ग्रहण करती है और फिर जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और पृथ्वी क्या हो जाती है? ठंडी, इसलिए रात ठंडी होती है। सर संवहनीय क्या है? संवहनीय का मतलब हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना। तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठी, ये संवहनीय। ऊपर जाने के बाद ताप छोड़ देगी, ठंडी हो जाएगी, नीचे आएगी, वापस धरातल के पास आई, दोबारा ताप ले जाएगी, ऊपर जाएगी। इस प्रकार से रात क्या होती है? ठंडी। तो गुरुजी इसमें आसमान का क्या रोल हुआ? बेटा ये धरातल है, ये तो अपना धरातल है। यदि इस धरातल में यहां पर क्या है? बादल आ गए, यहां पर क्या आ गए मेरे गुरु? बादल, बादल आ गए, तो यहां पर जो हवा है, जो हवा है, ये हवा क्या हुई? गर्म, और गर्म होकर के कहां गई? इस बादलों के साथ रह गई। तो ये गर्मी कहां रह गई? इस वायुमंडल में, बाहर जा ही नहीं पाई। तो ये पूरा आसमान क्या रहेगा? पूरा वायुमंडल क्या रहेगा? गर्म। यदि बादल नहीं होते तो ये ऊपर चली जाती और ये अपना क्षेत्र क्या हो जाता? ठंडा। इसका मतलब किसी स्थान का ठंडा होना, रात के ठंडा होना जो है वो किस पे निर्भर करता है? वहां के आसमान के साफ होने पर। और जैसलमेर में आसमान साफ रहता है, तभी तो बता दूं राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा कहां? जैसलमेर में, क्योंकि वहां बादल कम होते हैं मेरे बेटा। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में क्यों, क्या कहानी है? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां पे? चूरू के अंदर। कहानी समझ में आ गई होगी पूरी। अब चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां से आता है आपके लिए, और वो है थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य युग्म कौन से हैं? अरे इसको छोड़ो, बस 5 मिनट दे दो। थानवेट का युग्म आपको यूं चुटकियों में याद होगा। क्या है इसकी कहानी समझना। सबसे पहले हम बात करें कि ये अपना राजस्थान का ये अपना राजस्थान का एक मैप है, और यहां से बात करें तो यहां से एक चीज आती है राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान के अंदर जलवायु कैसी पाई जाती है, इस जलवायु का वर्गीकरण अलग अलग लोगों ने किया है। और इसी के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है थानवेट। इस थानवेट ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। प्रश्न सीधा आएगा आपके एग्जाम में, प्रश्न आएगा, वो कैसे आएगा बता दूं। या तो प्रश्न आएगा कि थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने जलवायु, राजस्थान में जलवायु की बात करें तो कितने वर्गीकरण होंगे? तो गुलगुलो 4। या प्रश्न आएगा कि थानवेट के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें
कौन सा वर्गीकरण राजस्थान में है या नहीं है? तो मेरे गुलगुलो इस थानवेट के द्वारा 4 वर्गीकरण किए गए। एक आता है CAW, एक है DAW, एक है DBW और एक आता है EAD। ये याद रखने कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण उन्होंने 4 भागों में किया। प्रश्न पूछेगा थानवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, कौन सा जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में है? तो इन तीनों में से एक देगा और 3 कोई और होंगे। कौन सा वर्गीकरण राजस्थान की जलवायु का जो है इनमें से नहीं है? तो बेटा 3 इनमें से होगा और एक नहीं होगा, वो नहीं है। तो थानवेट ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा और उनको चारों को अलग अलग नाम दिए साहब। क्या क्या? CAW, DAW, DBW और EAD। क्या? EAD। अब गुरुजी कौन कौन से एरिया आते हैं उसकी बात करते हैं भैया। सबसे पहले यहाँ पे 4 भागों में बांटा, इसको पढ़ते चलो बेटा। एक कौन सा है? CAW, एक DAW, एक DBW और एक EAD। ये पार्ट यहाँ से आते हैं। करें स्टार्ट जी। सबसे पहले CAW। इस CAW की बात करें तो मेरे गुलगुलो इस प्रकार से बाराकोटा, चित्तौड़ और इस उदयपुर से होती हुई एक लाइन चली जाएगी। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी। तो बाराकोटा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर और उदयपुर, ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे CAW। क्या बोलेंगे? CAW। अर्थात CAW बराबर दक्षिणी एवं, दक्षिणी कह दें एवं क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। एक चीज और याद रखना कि गुरुजी सामान्यतः यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो मेरे गुलगुलो यहाँ पर पाई जाती है सवाना तुल्य वनस्पति। कैसी है? सवाना तुल्य, या ऐसे भी कह सकते हैं सागवान वनस्पति। क्या बोलेंगे यहाँ पर? सागवान वनस्पति। लाइन क्लियर हो गई शायद, ठीक है। उसके बाद आता है DAW। एक बार इसको छोड़ो, एक बार इसको छोड़ो, ये अपने आप निकल के आएगा। उसके बाद है DBW। इस DBW की बात करें, इसके अंदर पहले आते थे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। अभी वही क्षेत्र आ गया साहब। DAW, ये हो गया अपना DBW। और इस DBW के अंदर एरिया कौन सा हो गया? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और एक नाम आ जाएगा आपका अनूपगढ़। ये पार्ट यहां से आता है। और इस पार्ट की बात करें, यदि हम इसकी बात करें DBW, तो इसके अंदर अपना आ जाएगा उत्तरी राजस्थान। ये यहां से आ जाएगा। एक याद रखना, यह नहरी सिंचित मैदान है। यह नहरी सिंचित मैदान है जी। हाँ जी, ये कैसा क्षेत्र है? नहरी सिंचित मैदान है। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई वनस्पति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी वनस्पति कैसी है? मरुदभिद टाइप की वनस्पति अपने पाई जाती, क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है। चलो आगे देखो गुरुजी, एक आता है EAD। जी हाँ, इस EAD के साथ याद रखना अपना फलोदी, जैसलमेर और कुछ हिस्सा बाड़मेर। जी इस प्रकार से याद करेंगे साहब। कुछ हिस्सा थोड़ा सा मतलब मुख्य रूप से तो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के पास का बीकानेर, जैसलमेर के पास का फलोदी, जैसलमेर के पास का कौन सा आ जाएगा? आपके बाड़मेर, ये आ जाएगा। तो जैसलमेर ये हो गया आपका EAD, अर्थात इसको बोलें तो पश्चिमी राजस्थान। और मेरे गुलगुलो बाकी जो बच गया वो आ गया DAW। तो कई बार प्रश्न देखो, पहला प्रश्न बनेगा थानवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में? तो आपको जवाब देना होगा 4। यह प्रश्न आएगा थानवेट के अनुसार कौन सा जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में है या नहीं है? तो राजस्थान में कौन कौन से पार्ट हैं? CAW, DAW, DBW और EAD। ये 4 वर्गीकरण जो है ये राजस्थान के अंदर स्थित हैं। अब प्रश्न यहां से ये भी हो गया, तो कौन सा है या नहीं है इसमें से? फिर प्रश्न पूछते हैं कि भैया इनके आगे क्षेत्र दे दिया CAW कहां पे? तो CAW ये दक्षिण और दक्षिणी
पूर्वी राजस्थान। DAW दे दिया तो देखो ये लगभग पूर्वी राजस्थान, मतलब ये पूरा का पूरा मध्यवर्ती जो पार्ट है पूरा का पूरा ये इसके अंदर आ गया। इधर पूर्व का हिस्सा आ गया तो मध्यवर्ती भी आ गया, तो इधर दक्षिण पश्चिम भी आ गया। और उसके बाद में DBW तो उत्तरी राजस्थान या नहरी सिंचित मैदान, और EAD एक ही नाम आता है जैसलमेर या पश्चिमी। कई बार जिले भी पूछ लेते हैं, तो CAW बताऊं, याद रखना CAW बराबर क्या हो जाएगा आपके 12 कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर और उदयपुर इसके अंदर आ जाएंगे। यदि पूछे कि सर DAW जो नाम बच जाएंगे इन तीनों में से वो बच गए, बाकी इसको तो कितना नाम रटोगे, तो 3 को रट देते हैं। फिर DBW में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और अनूपगढ़, और EAD में जैसलमेर, और ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो एक वर्तमान परिस्थितियों में हम फलोदी का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और बाकी बच गए DAW। अब आओ अपने मुद्दे के ऊपर, अब आओ अपने प्रश्न पे कि बताओ कौन राजस्थान वेट के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य युग्म कौन सा आता है, कौन सा असत्य युग्म है। EAD पश्चिमी राजस्थान है कि नहीं है भाई, लेकिन और आगे देखेंगे अभी क्या संभावना है। DBW गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है कि नहीं, DBW में है गुरुजी। DAW जैसलमेर और जोधपुर का क्षेत्र है क्या भाई, DAW में। और CAD की बात करें, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, और EAD पश्चिमी राजस्थान है। तो आपके DAW के अंदर जैसलमेर और जोधपुर, DAW में जोधपुर तो आता है लेकिन जैसलमेर नहीं आता, क्योंकि जैसलमेर मेरे गुलगुलो कहां पर है, ये जैसलमेर है आपके EAD के अंदर। ऐसा प्रश्न भी ले लेते हैं, ये ऐसा प्रश्न भी आ जाता है और कई बार आता है। क्लियर है बात, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चाहो तो ये एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर तो मेरे गुलगुलो बिना कृषि के चलती है ही, सॉरी बिना जलवायु के चलेगी नहीं, क्योंकि किसी स्थान के ऊपर फसलें कैसी होंगी ये तो वहाँ की जलवायु, वहाँ के तापमान, वहाँ की आर्द्रता और वहाँ की वर्षा की मात्रा पे निर्भर करता है। चलूं आगे, जी हाँ आगे देखो। नेक्स्ट यहां पर है, अब है पशु परिचर के लिए एक ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च। जी हाँ, उत्कृष्ट क्लासेस आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपके जो सपने जो अरमान है उनको पूरा करने के लिए, और जो ख्वाब आपके घर वालों ने देखे थे आपके लिए उनको पूरा करने के लिए, जो है ना एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आया है यूट्यूब क्लासेस बेस्ट। जी हाँ, अपने यूट्यूब पे जो कक्षाएं होंगी उन्हीं के ऊपर आधारित होगा, और ये कब होगा, तो प्रत्येक रविवार को अपना ये टेस्ट होने वाला है। और इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जी हाँ, आप इस QR कोड को स्कैन करोगे, ये ऐसा एक आपको बुक जो है ना, ऐप में जाओगे तो आपको एक ऐसी बुक पेज मिलेगा, बुक मिलेगी, पशु परिचर फ्री ऑनलाइन टेस्ट, प्रत्येक रविवार परखे अपनी तैयारी, पूरे सिलेबस के टेस्ट होंगे, डिटेल सॉल्यूशन होने वाला है, और ये एग्जाम बेस्ट टेस्ट आपका होने वाला है। तो आप भी, आपकी निःशुल्क आपकी तैयारी कैसी है इसके लिए आप भी, आप लोग ना रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है इस QR कोड को स्कैन करके। चलें आगे, जी आगे देखो भाई। नेक्स्ट यहां पर है ग्रीष्म ऋतु की अवधि। अब देखो, इसको छोड़ो, यहां से हम बात करते हैं यहां पर राजस्थान में ऋतुएं, राजस्थान में ऋतु मेरे गुलगुलो, और राजस्थान के अंदर ऋतुओं की बात करें, अपने यहाँ पर एक ऋतु तो आती है जिसका नाम है ग्रीष्म ऋतु। सामान्यतः ये ग्रीष्म ऋतु जो स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट हो जाती है अपने मध्य मार्च से लेकर के, मध्य मार्च से लेकर के, और ये कहाँ तक जाती है, मध्य जून तक। तो मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु के बाद मेरे बच्चों आती है वर्षा ऋतु, और इस वर्षा ऋतु की बात करें, ये सामान्यतः अपने होती है मध्य जून से लेकर के, मध्य जून से लेकर के, और कब तक, तो इसकी अवधि होती है सितंबर तक। उसके बाद में अपने एक ऋतु होती है जिसका नाम है शरद ऋतु। जी हाँ, शरद ऋतु। और शरद ऋतु की बात करें, इसी को एक और याद रखना बेटा, इसी को ही कहा जाता है गुलाबी सर्दी। और ये कब,
तो सामान्यतः अपने अक्टूबर और नवंबर की बात करें, ये दौर होता है, या मध्य नवंबर तक भी हमको कह सकते हैं। और उसके बाद में एक आती है अपनी शीत ऋतु, और इस शीत ऋतु की बात करें तो ये अपने दिसंबर से लेकर के और कहाँ तक आ जाएंगी, मार्च तक की पार्ट करें, ये यहाँ से आ जाएगा, या मध्य नवंबर से लेकर के और कहाँ तक, फरवरी तक भी आ जाता है। मतलब मार्च या मध्य फरवरी भी कह दें, एक ही बात, दिसंबर से लेकर कहाँ तक, मध्य फरवरी कह दें, या मार्च तक चले जाए। मतलब ये तो हमें उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। अब प्रश्न क्या पूछा, ग्रीष्म ऋतु की अवधि, तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब से कब, मार्च से लेकर के मध्य जून तक। ऑप्शन क्या होगा, बी, मार्च। मध्य जून से सितंबर तक क्या होती है, तो मध्य जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा ऋतु। मध्य नवंबर से लेकर के फरवरी तक, तो भैया मध्य नवंबर कह दो या दिसंबर से कह दो, कि नवंबर मिड की बात करें तो मिड नवंबर से कह दो, ये कौन सी आ जाएगी, अपनी शीत ऋतु यहां पर आ जाएगी। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं इन ऋतुओं की अवधि, ये भी यहां से आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे, ओके, आगे देखो, नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पाली जिला किस जलवायु प्रदेश में है। अरे भाई साहब, इसको इंपोर्टेंट लगा लो, इसको क्या लगा लो, इंपोर्टेंट, की एग्जाम में छपेगा। सबसे पहले यहां से एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने आप लोगों के लिए, जी सुनना मेरे बच्चों, क्या हुआ, एक लाइन यहां से लिखूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। सबसे पहले यहां से आता है, कोपेन की बात करें, जी हाँ, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण की बात करें, हमें कोपेन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, इसकी चर्चा करनी है। और कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया, ये बेटा किया है 4 भागों में, एक AW, एक BSHW, एक BWHW और एक आता है CWG। हर एक लाइन अपने आप में, हर एक पर्सन का जवाब इसी में है। बस सबसे पहले बशर्ते जरूरत है तो आपको नाम याद करने की, क्योंकि पर्सन कैसे आएगा, कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया, तो 4 भागों में। एक पर्सन और टिपिकल दे देते हैं कि सर कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। अरे भाई, किसी इसके आधार की बात करें, सामान्यतः याद रखना, सबसे पहले इन्होंने आधार था तापमान और वर्षा, सॉरी ऐसे कहें, इसके आधार की बात करें कि गुरुजी किस आधार पर वर्गीकरण किया, तो याद रखना इस वर्गीकरण में कि सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वो किया था वनस्पति के आधार पर, और उसके बाद में इसमें संशोधन किया मेरे गुलगुलों, और ये संशोधन किया था तापमान और वर्षा के आधार पर। तो प्रश्न आएगा कैसे, पहला, कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया, तो क्या ठोकना है, 4। प्रश्न आएगा कोपेन के द्वारा कौन सा जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में है या नहीं है, तो राजस्थान के अंदर कोपेन के अनुसार कौन कौन से जलवायु वर्गीकरण है, AW, BSSW, BWSW और CWG, ये 4 वर्गीकरण है जो राजस्थान के अंदर है। फिर प्रश्न आएगा कि कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण का आधार है, यदि पूछा जाए आधार है, एक नाम पूछा जाए, सिर्फ एक नाम पूछा जाए तो आधार क्या करके आना है, वनस्पति। लेकिन इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है, और पहलू ये, यहां से प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा जलवायु वर्गीकरण का आधार कोपेन का नहीं है, तो कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण का आधार वनस्पति भी है। उसके बाद जो संशोधन किया उसमें तापमान भी है और वर्षा, तो वनस्पति, तापमान और वर्षा ये इसके वर्गीकरण के आधार हैं। इसके अलावा कोई भी फैक्टर हो वो उसका आधार नहीं है। गुरुजी 4 भागों में बांट दिया, नाम याद हुए कि नहीं हुए, बोलो मेरे साथ जल्दी से, AW, BSSW, BWSW और CWG, ये 4 नाम हैं। गुरुजी कहां कहां से आए, तो बेटा सबसे पहले देखो, इधर बाराकोटा, चित्तौड़ और उदयपुर क्षेत्र की बात करें, ये जो पार्ट आता है इसे कहा जाता है, इसको बोलते हैं AW। मैं जो पर्सन इसके साथ बनेंगे वो सब लिखता हूं यहां पर। एक पर्सन आ सकता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मेरे गुलगुलो इसको हिंदी में बोलेंगे आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। पर्सन आए। अब देखो एक पर्सन ये भी बनता है कि कोपेन के अनुसार, पर्सन क्या बनेगा,
कोपेन के अनुसार AW जलवायु प्रदेश है। और फिर 4 हिंदी में नाम होंगे। तो AW जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र एवं उष्ण, शुष्क लिख दिया क्या? उष्ण बेटा, उष्ण, उष्ण, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु। या फिर एक प्रश्न और बन जाता है कि कोपेन के अनुसार आर्द्र एवं उष्ण जलवायु है, और फिर ये 4 अंग्रेजी वाले नाम दे देगा। तो हमें इसके साथ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इस बात को भी, ठीक है। चलो, उसके बाद में एक यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती इसी के साथ कि यहां पर पूछते हैं वनस्पति कैसी पाई जाती है। तो बेटा यहां पर प्रश्न आता है तो याद रखना, यहां पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और एक यहां से पूछते हैं जिले, तो इसका विस्तार जो है वो राजस्थान में बारां में है, कोटा में है, इसका विस्तार झालावाड़ में है, एक चित्तौड़ में है जी, प्रतापगढ़ में है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है और सलूम्बर। ये यहां पर हो जाएगा। पूछ लेते हैं कि कोपेन के अनुसार AW जलवायु प्रदेश के जिले हैं। 3-3, 4-4 का युग्म दे करके अच्छे से पढ़ लेना इसको। उसके बाद आता है बेटा BSHW। BSHW तो लगभग यहां से हम चलें इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर के पास, बाड़मेर के पास से रेखा आती है। और इधर चलें तो खैरतल, कोटपुतली, बहरोड से होती हुई जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर के बीच से होती पाली, सिरोही, इस प्रकार से एक रेखा और आती है। तो यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा आता है ये है बेटा अपना कौन सा क्षेत्र? ये अपना है BSHW। ये BSHW है। कहीं पर B और S दोनों बड़े मिलेंगे तो कहीं पर B बड़ा मिलेगा, S छोटा मिलेगा। इसके लिए भी ज्यादा परेशान नहीं होना। और इसे कहा जाता है, इसको कहते हैं मेरे गुलगुलो अर्ध शुष्क जलवायु। BSHW इधर ले देता हूं उसको, BSHW, और इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क जलवायु। और इस अर्ध शुष्क जलवायु की बात करें कि गुरुजी यहां पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक तो याद रखना वनस्पति, और यहां पर वनस्पति पाई जाती है अपने स्टेपी तुल्य। यहां पे वनस्पति कैसी है? स्टेपी तुल्य। और एक प्रश्न आते हैं कि भैया इसमें जिले कौन कौन से आएंगे? जिले तो मेरे बेटा इसमें जिले आपका चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर शहर ग्रामीण, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर और सिरोही। ये जो पार्ट है ये इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, ब्यावर का कुछ हिस्सा, जो ब्यावर का जो जैतारण पाली का जो क्षेत्र ब्यावर में जुड़ा है वो इसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में एक आता है BWHW। तो ये जो पश्चिमी भाग है इसको बोलते हैं BWHW। इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के रूप में इसको जाना जाता है। शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के रूप में जानते हैं। और यहां पर बात करें तो यहां पर वनस्पति जो पाई जाती है उसको कहते हैं मरुदभिद वनस्पति। यहां वनस्पति कैसी होगी? मरुदभिद। और यहां पे जिले पूछें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर और एक अनूपगढ़। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़ और एक मैक्सिमम हिस्सा फलोदी का भी इसमें चला, मतलब फलोदी भी इसी में है। तो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें ये इसके अंदर आ जाएगा। और लास्ट बच गया अपना कौन सा? ये बच गया अपना CWG। जी हाँ, CWG इसे कहा जाता है मानसूनी जलवायु। यहां पर आती है अपने मानसूनी जलवायु। और यहां पर वनस्पति की बात करें तो मेरे गुलगुलो वनस्पति पाई जाती है अपने पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। और जिले कौन से बात करें तो स्टार्ट होता है कोटपुतली, बहरोड,
कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर शहर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये इसके अंदर आ जाएंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न आता है और ये मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना है प्रश्न क्या कैसे आएंगे। सुनो वापस से। पहला, कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 4 भागों में। प्रश्न ऐसा आता है, कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में है या नहीं है? तो AW, BSSW, BW, SW और CWG, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। या फिर आ जाता है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण का आधार है, एक नाम पूछे तो वनस्पति, नहीं है तो वनस्पति, तापमान और वर्षा तो है, बाकी नहीं है। या फिर आ जाता है कि कोपेन के अनुसार बताओ AW जलवायु प्रदेश है, फिर 4 हिंदी में नाम होंगे। तो AW का मतलब क्या है? आर्द्र एवं उष्ण जलवायु। यह आ जाता है कोपेन के अनुसार बताओ BW SW है और हिंदी में 4 नाम होंगे, तो क्या? उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु। या फिर प्रश्न दे देंगे राजस्थान के अंदर बताओ, यहाँ से अर्ध कि कोपेन के अनुसार अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है और फिर 4 नंबर होंगे, 4 नाम होंगे अंग्रेजी में, तो BSHW। या फिर एक तरफ क्या होंगे? एक तरफ 4 वर्गीकरण है, उसके आगे वनस्पति दे देंगे, तो बेटा CAW में कैसी होगी? समाना तुल्य। BSSW की बात करें यहाँ पर कैसी होगी? स्टेपी तुल्य। BWSW में कैसी होगी? मरुद्भिद या जीरोफाइट। और CWG की बात करें यहाँ कैसी होगी? तो आपके मानसूनी जलवायु। या फिर एक तरफ जिले दे देंगे मेरा, ये वर्गीकरण दे देंगे मेरे बच्चों 4, और आगे कहेंगे कि भैया इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये प्रश्न बहुत खास है, तो याद रखना यहाँ से AW में कौन से हैं, BSW में कौन से हैं, BWSW में कौन से हैं और CWG में। ये प्रश्न खास है, लिख के देता हूं, छपेगा जी, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अब इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार पाली कौन से जिले में आता है? तो पाली कौन से आता है? BSHW में आता है। कौन से में आता है? BSHW। जी हाँ, BSHW के अंदर आता सी। तो ये और एक ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो भाई, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो मेरे गुलगुलो, आज के लिए इतनी ही चर्चा। अब चर्चा करेंगे कल कुछ और राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।